हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला प्रश्न पूछा क्या गया है, देखिए। मातृवंश क्या है, मातृवंश और मातृतंत्र में क्या अंतर है, व्याख्या कीजिए। मातृवंश तथा मातृतंत्र में प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। ये इस प्रकार से निम्नलिखित है, यानी ये इधर से आपका मातृवंश आया जाएगा, उसके बाद में इधर से आपका मातृतंत्र आ जाएगा। तो दोनों में हमको डिफरेंस बताना है कि दोनों में क्या क्या अलग है, दोनों में क्या क्या सिमिलरिटी हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर देखिए क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे मातृवंश का। इसमें देखिए क्या है कि मातृवंश का अर्थ माता की पीढ़ी से वंश का निर्धारण होना है। इसके अंतर्गत वंश का नाम माता के नाम पर चलता है, यानी जो उसके संतान उत्पत्ति होती है तो माता से ही रिलेटेड यानी सारी चीज़ें चलती हैं। उसके बाद में देखिए मातृतंत्र में क्या है। मातृतंत्रात्मक परिवार संरचना में स्त्रियों की सत्ता व प्रभुत्व होता है, अर्थात वे पुरुषों के समान प्रभुत्वकारी भूमिका निभाती हैं, यानी पुरुषों के समान पूरा उनका अधिकार होता है कि वो पुरुषों की तरह ही सारी चीज़ें करें। उसके बाद में देखिए इसमें क्या क्या सिमिलैरिटी हैं, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। उसमें देखिए क्या है। इसमें वंश परंपराएं उत्तराधिकार के नियम आदि भी माता के नाम से चलते। क्या इसमें वंश का जो पूरा किरदार है ये माता के आधार पर ही चलता है, और उत्तराधिकारी का नियम आदि भी माता के नाम से ही सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद में इसमें देखिए क्या है, जो मातृतंत्रात्मक है। ऐसे समाज में स्त्रियां अपनी माता से उत्तराधिकार के रूप में संपत्ति क्या है प्राप्त करती हैं। जो ऐसी समाज की स्त्रियां हैं ये अपनी माता से उत्तराधिकारी रूप से क्या है संपत्ति प्राप्त करती हैं। उसके बाद में देखिए क्या है। माता के पश्चात पुत्री को संपत्ति पर अधिकार होता है, ना कि पुत्र का। क्या है इसमें जो आपका है, ये देखिए जो मातृवंश में है इसमें बताया जा रहा है कि माता के पश्चात पुत्री का संपत्ति पर अधिकार होता है। आजकल के ज़माने में जो पुत्रों का अधिकार होता है, लेकिन उस ज़माने में क्या होता था, मातृवंश के ज़माने में पुत्रियों का अधिकार होता था। इसमें भी देखिए क्या है, देखिए ऐसे समाज में माताओं से प्राप्त संपत्ति पर स्त्री का अधिकार नहीं होता तथा स्त्रियों का सार्वजनिक क्षेत्र में कोई निर्णय लेने का भी अधिकार नहीं होता। किसमें वो नहीं होता है, मातृतंत्र में। ये आपको याद रखना है। तो ये कुछ इसके जो क्या है मातृवंश तथा मातृतंत्र की प्रमुख इसमें अंतर हमने स्पष्ट कर दिया है। कुछ इसी तरह से स्पष्ट किया है। ये आपका 6 नंबर का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए। सारी चीज़ें आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। उसके बाद में देखिए हमारा दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है। दूसरा प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है दूसरा प्रश्न। सामुदायिक क्या है, सामुदायिक पहचान क्या होती है और वो कैसे बनती है, ये बताइए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर देखिए क्या है। सामुदायिक पहचान प्रत्येक व्यक्ति को अपना अस्तित्व बनाए रखने हेतु एक स्थायी पहचान की आवश्यकता होती है। समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा हमें ये ज्ञात होता है कि हमारी माता पिता परिजन नातेदारी समूह तथा समुदाय ही हमें भाषा और संस्कृति मूल्य प्रदान करते हैं तथा हमारी स्वयं की पहचान को बनाते हैं। पहचान का सामुदायिक पहचान कहते हैं। क्या है इसमें बताया क्या गया है कि जो पहचान होती है ये हमारे माता पिता परिजनों और नातेदार समूह एवं समुदाय और भाषा से होती है सामुदायिक पहचान। तो ये सामुदायिक पहचान की क्या होती है, परिभाषा हो गई। और ये कैसे बनती है, इसका आंसर देखिए क्या है कि जो सामुदायिक पहचान है कैसे बनती है। देखिए सामुदायिक पहचान की प्राप्ति। सामुदायिक पहचान जन्म द्वारा संबंधित होने के भाव पर क्या है आधारित होती है। यह हमें किसी अर्जित योग्यता या उपलब्धि के आधार पर प्राप्त नहीं होती। जिस समुदाय में हमने जन्म लिया है उसकी सदस्यता हमें जन्म से ही मिल जाती है तथा वही हमारी पहचान बन जाती है। परिवारों, धार्मिक अथवा क्षेत्रीय समुदायों की सदस्यता के लिए ना कोई योग्यता एवं कुशलता की आवश्यकता होती है और ना ही किसी प्रकार की परीक्षा का क्या पास करनी पड़ती है। तो ये सामुदायिक पहचान की प्राप्ति है, जो कि आपके इस प्रकार है, देख सकते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। दूसरा प्रश्न भी हमारा हो गया। अब आ गया हमारा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है, देखिए तीसरा प्रश्न है हरित क्रांति के 3 प्रमुख प्रभावों का वर्णन कीजिए। जो हरित क्रांति है भैया, इसके 3 प्रमुख प्रभावों को हमें क्या करना है, वर्णन करना है। अथवा लगकर लिखा है भारतीय ग्रामों पर हरित क्रांति के प्रभावों की विवेचना कीजिए। ये आपका 2020 में प्रश्न आया था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका उत्तर देखिए क्या है। हरित क्रांति के प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित
निम्नलिखित हैं। क्या है? प्रभाव जो है निम्नलिखित है। पहला पॉइंट देखिए क्या है? हरित क्रांति बाजार के अतिरिक्त उत्पादन करने वाले मध्यम एवं बड़े किसानों के लिए लाभकारी रही है, क्योंकि इसमें किया गया निवेश महंगा था। क्या है? निवेश जो है इसमें महंगा था। उसके बाद में देखिए क्या है? छोटे तथा सीमांत किसान इसका लाभ उठाने में सक्षम नहीं रहे तथा वे जीवन निर्वाह कृषि ही बने रहे। उसके बाद में देखिए तीसरा पॉइंट, हरित क्रांति और इसके बाद होने वाले कृषि व्यापारीकरण का मुख्य लाभ उन किसानों को मिला जो बाजार के लिए अतिरिक्त उत्पादन करने में सक्षम थे। तो ये 3 पॉइंट से क्या है, हरित क्रांति की 3 प्रमुख प्रभावों का वर्णन जो है कि इस प्रकार से है। इसी प्रकार से आपको करना है, 6 या 4 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल मिल जाएगा। तो हमने इस वीडियो में सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के 3 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए थे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ कुछ नया लेकर आपके लिए। जय हिंद।